सिक्स्थ में देखो लोन पेयर भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, ये रोटेट भी कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कनेक्टेड है मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर भी है मल्टीपल बॉन्ड भी है, ये बोथ है, सिक्स्थ वाला बोथ है, सिक्स है, जिसमें डाउट आएगा बोल देना। एट्थ में देखो लोन पेयर नहीं है बल्कि वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर नहीं है बल्कि वैकेंट ऑर्बिटल है, ये माइनस एम है, ये एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस किए थे। 10th नंबर, वो 10th नंबर में थोड़ा सा डाउट आएगा, ये बोथ, बहुत लोग इसे बोथ भी बोलता है, ठीक है, हो सकता है ये बोथ भी हो, ऐसा नहीं है कि बोथ नहीं हो सकता है। अब बट ये मेनली जो है ये मेनली प्लस एम ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2, लाइक अगर तुम बेंजीन में लगा दो, बेंजीन में लगा दो तो ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, क्योंकि बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हम इसको डिस्कस किए थे, इसको हम लोग डिस्कस किए थे कि बेंजीन में अगर लगा करके देखो CH डबल बॉन्ड CH2 को, तो ये बेंजीन रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड बेंजीन की तरफ रोटेट करेगा, ये बॉन्ड बेंजीन की तरफ रोटेट करेगा। वैसे तो ये बोथ हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इसे हम लोग प्लस एम बोला करेंगे मैक्सिमम। तुम बोल सकते हो माइनस एम भी, बोथ भी कोई लिखा है सही है, बट ज्यादा सही प्लस एम है, ठीक है, जिसमें डाउट आएगा पूछ लेना तुरंत। 12th नंबर देखो, सल्फर का 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गया है, 6 का आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 6 के 6, तो जीरो लोन पेयर है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से, ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। 14 देखो, 14 में वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास में, जीरो लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जीरो लोन पेयर है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है BH2, ठीक है, माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। 16th नंबर प्लस एम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और नाइट्रोजन से कोई कनेक्टेड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, हमें पता है, इसको बहुत लोग बोथ लिखा होगा, बहुत लोग बोथ लिखा होगा, गलती कहाँ पे हुआ सुन लो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, प्लस एम तो होगा, प्लस एम तो होगा, लेकिन नाइट्रोजन से मल्टीपल बॉन्ड नहीं कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है मल्टीपल बॉन्ड, तब फिर तुम माइनस एम कैसे लिखे, ना इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ना इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये प्लस एम ग्रुप है, ये गलती होता है, इसे टिक मार लेना, इसे टिक कर लेना। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर, सेम क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की जगह पे हम ऑक्सीजन दिए, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास में लोन पेयर भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी, ये बोथ आएगा, क्लोरीन बोथ है। तो वहीं पर फ्लोरीन को देखो, तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ प्लस एम कर सकता है, इसके पास में बस लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। 19th नंबर देखो, 19th नंबर, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है और कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, ये माइनस एम ग्रुप है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, सारे के जवाब आपको मिल गया होगा, किसी में डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, किसी में डाउट तो नहीं है आप लोग को, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी कंपाउंड में प्लस एम भी हो रहा है, अगर किसी कंपाउंड में प्लस एम भी हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, अगर किसी कंपाउंड में प्लस एम भी हो रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, तो कौन डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, प्लस एम, प्लस एम, यस यस यस। लेकिन हैलोजन के केस में, हैलोजन से केस में कुछ अलग होता है क्या, हाँ, हैलोजन से केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर देगा, लेकिन साइट ऑफ अटैक के लिए, साइट के लिए कौन डोमिनेट करेगा, साइट के लिए कौन डोमिनेट करेगा, हाँ, मेसोमेरिक करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए जिसमें अटैच्ड CH बॉन्ड होने चाहिए,
हाँ, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम ट्रिटियम हो सकता है, और ये सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए किस कार्बन का, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, और उसके बाजू में p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वही चीज लिखे थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं उसे। कहां पर, या तो पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के बाजू में होना चाहिए, या फिर कार्बोकटायन के बाजू में होना चाहिए, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के बाजू में होना चाहिए, कार्बन फ्री ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बाजू में होना चाहिए। हाँ, कार्बन आयंस आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके ऊपर में यहाँ पे स्टार मार्क कर देना, ये कंडीशनल है, ये करेगा भी, कब करेगा जो कि सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग देखेंगे उसे, ठीक है। हाँ, ये वाला याद करो, प्रोपीन का हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए थे, प्रोपीन का हम लोग पहला एग्जांपल में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे। ये भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी फर्स्ट वाला भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। सेकेंड वाला है ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला क्या हुआ, इसका ऑर्बिटल इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लिया पी के साथ में, तो H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड घूम गया, इस तरीके से दूसरा H निकला, फिर यहाँ पर तीसरा H निकला है, एक एक करके तीनों H निकला है। इसका हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड बनाओ, CH CH2, ये सारे H को देखो, कभी H के साथ में बॉन्ड है, कभी नहीं है, तो ये सारे H के पास में पार्शियल बॉन्ड होगा, पार्शियल बॉन्ड होगा सबके ऊपर, और सबके ऊपर पार्शियल प्लस हो, क्योंकि हर हाइड्रोजन के ऊपर हर टाइम में प्लस नहीं है, हर टाइम में प्लस नहीं है, और कुछ देर पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दिया, और कुछ देर पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज्यादा केस में इसमें दिखाई दे रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। और इस कार्बन में माइनस आया, कितना माइनस आएगा, तो जितना पार्शियल प्लस है उतना ही पार्शियल माइनस होगा, तो ओवरऑल कंपाउंड सारे न्यूट्रल है। तो अभी भी देखो, जो हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड बना है उसके नीचे बना लेना कट किनारे में, हाइब्रिड जो बना है उस भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है, यानी टोटल प्लस। अगर कोई पूछेगा ये प्लस का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब कितना है, तो ये प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है 1/4, डेल्टा का मतलब है 1/4, ठीक है। कहे कि देखो, हर हाइड्रोजन के ऊपर 4 स्ट्रक्चर्स में से एक के ऊपर में प्लस है, तो 1/4 आएगा सारे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है अपने को, और कार्बन के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, -3/4 नेट, ठीक है। बना लिए होंगे, आई होप आपको, ये बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। सारा एक्सप्लेनेशन कर लिए थे हम लोग, सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखे थे बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखे थे हम लोग, ठीक है। 2 नंबर इसका भी बना लिए थे आप लोग, बाकी स्ट्रक्चर्स बना लिए थे इसके, बाकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लिए थे आप लोग, यस या नो। हम बोले थे एक एक करके H को निकाल लेना, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। यस, हाइब्रिड समझ में आ गया था, हाइब्रिड समझ में आ गया था सबको, हाइब्रिड। और यहाँ पर भी इस कार्बन के ऊपर में भी प्लस होगा, क्योंकि एक कार्बोकटाइन के ऊपर प्लस था, एक स्ट्रक्चर में, ये भी तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो एक में प्लस था, तो यहाँ पे भी पार्शियल प्लस होगा, थोड़ा सा सही कर लेना उसे, उस कार्बन के ऊपर में भी पार्शियल प्लस आएगा, ठीक है। थर्ड बना लिए थे, थर्ड कंप्लीट हो गया था आप लोग से, थर्ड का हम हाइब्रिड बना देते हैं, ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा दो और बनेंगे, +2 मोर, इसके अलावा दो और बनेंगे, आप लोग आई होप बना लिए होंगे। इसका हम सच बना दे रहे हैं, सच, सच बना देते हैं, ठीक है। सच बना लो, सच बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया होगा, और यहाँ पे पार्शियल एक एक इलेक्ट्रॉन वाला होगा, पार्शियल एक एक इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, ठीक है। ये हो गया था आप लोग से, यस और नो, यस और नो, यस और नो हो गया था, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल नंबर 3 तक पूरा पूरा क्लियर है, आप लोगों को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेते हैं पहले, कुछ लाइंस लिख लो, ठीक है, किसी को डाउट नहीं आई हो, लिख लो एक लाइन उसके नीचे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट which involves sigma p overlapping, sigma p overlapping, which involves sigma p overlapping. Hyperconjugation is a permanent effect which involves sigma p overlapping, ठीक है। जो उसमें क्या होता है, सिग्मा पी ओवरलैपिंग होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, sigma electrons of CH bond is in conjugation with p orbital, is in conjugation with p orbital. हाइपर कॉन्जुगेशन में परमानेंट इफेक्ट का कैटेगरी है जिसमें सिग्मा पी ओवरलैपिंग होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा कौन सा, CH बॉन्ड, और बाजू का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और बाजू का कौन सा इन्वॉल्व होता है, जो कॉन्जुगेटेड रहता है p ऑर्बिटल के साथ में, p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल किसका किसका हो सकता है, ये पाई बॉन्ड हो सकता है, कार्बोकटायन हो सकता है, और फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। अच्छा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम कल हम आपको बताए थे, किसी को याद है साइंटिस्ट का नाम? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, बेकर एंड नाथन, ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। बेकर और नाथन बताए थे, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप कहेंगे सर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, बता देते हैं आपको, बहुत आसान सा चीज है, लिख लो पहले। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, नो बॉन्ड भी रेजोनेंस भी कहा जाता है, ठीक है, समझना। अब हम कुछ दिखलाना चाहते हैं आपको। स्ट्रक्चर नंबर 1 में तुम CH बॉन्ड को देखो, ये वाले बॉन्ड को, तुम स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई सा भी एक CH बॉन्ड को देखो, और स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखो, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाई दिया। इसमें क्या हुआ, जो सेकेंड स्ट्रक्चर बना उसमें तुम्हारा कोई हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, और ये एक टाइप का रेजोनेंस है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक टाइप का रेजोनेंस ही है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन रेजोनेंस फेनोमेना अप्लाई हुआ है, तो इसे ही बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। नोट बनाओ, एक नोट, एक छोटा सा नोट बनाओ, छोटा सा नोट बनाओ, ठीक है, छोटा सा नोट बनाओ। नोट में ऑर्बिटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, नोट का वैसे भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अरे दोनों बार ऑर्बिटल लिया, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इन, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग महा इंपॉर्टेंट है, जेई में आया हुआ है, ये 2 प्रश्न है, इसका मैं नोट में लिखवा रहे हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 1 महा इंपॉर्टेंट है, इन इथाइल कार्बोकटायन, इन इथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। तो इथाइल कार्बोकटायन में हमें ओवरलैपिंग देखना है, CH3 CH2 प्लस, CH3
CH2 प्लस। इसका हमें ओवरलैपिंग को समझना है, कौन सा ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है। तो C, ये H, ये H, ये H और ये CH2 और ये CH2 में तुम्हें दिखाई देगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ तो। इस कार्बन का sp3 है और CH2 प्लस का कितना है, sp2 है, sp2 है। तो इसके पास में एक प्योर p ऑर्बिटल है, इसके पास में एक p ऑर्बिटल है, प्योर p है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कौन सा ओवरलैपिंग किया है इस चीज को समझते हैं। ये सिग्मा का CH बॉन्ड ओवरलैप किया है, ये सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, किसके साथ में किया है, ये p के साथ में किया, ये p ऑर्बिटल है, ये सिग्मा का p के साथ में किया है। अच्छा, हमें बताना कि सिग्मा जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन फुल है या खाली है, फुल है या वैकेंट है। सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है, ये फुल है या वैकेंट है, फुल है। तो यहाँ पे यही जवाब है कि इसमें ऑर्बिटल्स कौन सा ओवरलैपिंग किया, सिग्मा फुल, सिग्मा फील्ड, फील्ड है, F स्टैंड फॉर फील्ड, हाँ फुल वाला मतलब फील्ड वाला। किसके साथ में किया, P के भरे हुए के साथ में या वैकेंट वाले के साथ में, P के वैकेंट के साथ में किया है या फिर फील्ड वाले के साथ में, तो P वैकेंट। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ है ये सिग्मा फील्ड से पाई के वैकेंट में हुआ है या पी के वैकेंट में हुआ है, पी के वैकेंट में हुआ है। ठीक है, ये था ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इन इथाइल कार्बोकटायन। इथाइल कार्बोकटायन में सिग्मा फील्ड से पी के वैकेंट में इलेक्ट्रॉन, ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड नंबर प्रोपीन, प्रोपीन में हम देखना है। कोई बता सकता है कि प्रोपीन में किससे किस में हुआ होगा, कोई बता सकता है प्रोपीन में किससे किस में गया है। कोई बता सकता है प्रोपीन में कौन सा ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं। कोई नहीं, चलो अब देखो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, sp2 है, sp2 है। अच्छा से देखना, और जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, जो दोनों के पास में p ऑर्बिटल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में ओवरलैप कर लिए। देखो दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिए हैं पहले ही से। प्रोपीन में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसके p में इलेक्ट्रॉन है और उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। प्रोपीन में जो कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वो ले नहीं सकता है, वो ले नहीं सकता। यहां पर से लिया, ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन सवाल है ये नहीं ले सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये कब ले सकता है, तो आप लोग दो टाइप्स के ऑर्बिटल्स का नाम सुने होंगे, दो टाइप्स के ऑर्बिटल का नाम सुने होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाला आप लोग को बताया गया, जब भी ऐसा ऐसा सेम फेज में आता है तो ये बॉन्डिंग बना लेता है ना। और एंटी बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग अपोजिट फेसेस में होगा तो ये ऐसे बना लेता है, एंटी बॉन्डिंग। आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या है, एंटी बॉन्डिंग भी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग भी ऑर्बिटल्स है। और जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ये स्टार मार्क कर दिया, स्टार मार्क का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सिग्मा फील्ड से, सिग्मा फील्ड से पाई के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट में जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट था। सिग्मा फील्ड से पाई के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, यही क्वेश्चन आया था। क्योंकि पहले से पी फील्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सिग्मा फील्ड से पाई के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, यस या नो, यस और नो, जल्दी लिखो फास्ट। चलो ठीक है, ठीक है।
अच्छा, हमें हमें प्रोपीन में ये बताओ टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने आए? हम लोग कल बनाए थे इसका, प्रोपीन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टोटल कितने बने थे? बताओ, लास्ट क्लास से बनाए थे। अद्वितीय, 3 कैसे होगा? वो जो प्रोपीन बनाई वो खुद भी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, आप लोग पूरा लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, ठीक है, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड प्लस प्लस टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, ठीक है। टोटल कितना होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व है और कुछ में नहीं है ना? जैसे हम लोग बोलेंगे ये 1 2 3 और ये 4, 4 स्ट्रक्चर्स बने थे, ये 4 के 4 प्रोपीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर थे, तो इसमें सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ है। फर्स्ट वाले में सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, दिख रहा है? तो इस तरीके से हर स्ट्रक्चर में आपको कितना मिलेगा? नॉट इन्वॉल्विंग वाला 1 मिलेगा, इन्वॉल्विंग वाला कितना मिलेगा? क्या जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही मिलेगा क्या? चलो देखते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में चेक करो क्या वो सच है क्या? नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड एक, ये खुद एक है, और इसके अलावा कितना और बनेंगे? 3, इसका मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या हम लिख दे, एक फॉर्मूला बना दे यहाँ पे? क्या यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बना दे सकते हैं कि नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड 1 और जितना इन्वॉल्विंग होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर, तो उतना जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही बनेंगे, यही बनेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही बनेंगे, उतना ही बनेंगे, ठीक है। जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, नोट का पॉइंट नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन also depends on bond strength, bond strength of CH bond, ठीक है। यानी यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना होता है, सी एच बॉन्ड को तोड़ना होता है, सी एच बॉन्ड को तोड़ना होता है। तो बोलो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा कब होगा? जब आसानी से सी एच बॉन्ड टूटेगा या लेट से टूटेगा? इजीली ब्रेक होगा या डिफिकल्ट से ब्रेक होगा? ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा? इजी वाला, एग्जैक्टली इजी जिसमें होगा, जिसमें इजी होगा। तो यही चीज लिखे है, हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एच बॉन्ड। अब हमें बताना है कि रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किस में होगा? सी एच थ्री, सी एच टू प्लस, सी डी थ्री, सी एच टू प्लस, या सी टी थ्री सी एच टू प्लस, 1 2 3 सबसे अच्छा किसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन? फास्ट जवाब देंगे आप लोग? यस एग्जैक्टली, सी एच बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है। सी डी बॉन्ड थोड़ा और मुश्किल होता है, सी टी बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाइयर आइसोटोप का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, हाइयर आइसोटोप का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
कुछ क्वेश्चंस है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड total number of hyper conjugative structure. Calculate total number of alpha hydrogen and total number of hyper conjugative structure in each of the following. ठीक है, अब सारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, किसमें, हाँ किसी केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा तो उसमें क्रॉस लगा दीजिएगा, 0 0 या क्रॉस लगाए, क्रॉस ज्यादा बेटर है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के नंबर बताएंगे कितना बनेंगे। ठीक है, 3 है, 3 कॉलम इसी तरीके से आप लोग ही बना लेंगे, अच्छा लगेगा। हो सकता है किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो, ठीक है, तो आप लोग उसमें क्रॉस लगा देंगे। बताओ फर्स्ट वाले में कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, 0 0, उसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें अल्फा ही कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा फर्स्ट वाले में। एग्जैक्टली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं बनेंगे। ठीक है, फटाफट बनाते चले अब जल्दी जल्दी। ठीक है, आज मिलाएंगे। ठीक है हम, ठीक है जल्दी से बनाओ, 7 तक जल्दी बनाओ। ठीक है, हम हटा रहे, तुम इसको बनाओ, हम इसको पेज को रहने देते हैं। 7 तक का जल्दी से जवाब दो सबका, बना लो, हम मिलाएंगे। आप लोग कॉपी में अपना बना ले, मिला लेना सबको। ठीक है, डन 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 डन, चलो ठीक है, चलो मिला लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 4। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4। कभी कभी ऐसा होगा ना, तुम लोग से पूछ लेगा कि नॉट इन्वॉल्विंग या इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, तो उसमें देख लेना कि इन्वॉल्विंग पूछा है या नॉट इन्वॉल्विंग पूछा। हमेशा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछेगा, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड पूछता, तब जवाब के कितना हो जाता? 3। तब कितना जवाब हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, जल्दीबाजी में गलत हो सकता है यहाँ पे। थर्ड वाले में बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड वाले में बताओ कितना अल्फा है। सबका जवाब आ रहा है 6, तो ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा है, और दोनों जगह पे 3 3 CH3 होगा, तो इसका मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 7, एक ज्यादा बनेगा बस, एक ये और बाकी बनेंगे।
ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। फोर्थ का बताओ, कॉमा दे करके लिखना, दोनों चीज, अल्फा हाइड्रोजन के बाजू में कॉमा दे के लिखो, वैसे नहीं चलेगा, 1 2 नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, हाँ सही चल रहा है, अद्वितीय का सही है, हर्ष का सही है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बस एक ही एच है, बाकी कार्बन तो कितना 3 बॉन्ड बनाया हुआ, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। ये फोर्थ का हो गया ना। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का 0, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, फिफ्थ में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एग्जैक्टली आयुष, बहुत सही, अद्वितीय सही है, हर्ष सही है। ठीक है, फिफ्थ का 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ नहीं, सिक्स्थ का गड़बड़ आ रहा है, सिक्स का 0 है बाबू, अद्वितीय सिक्स का, फिफ्थ का 0 है, अल्फा नहीं, कार्बन, ये कार्बन देखो, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन चारों बॉन्ड बनाया हुआ है, चारों बॉन्ड कार्बन के साथ में बनाया हुआ है, 0 होगा। हाँ सूरज, 3 और हर्ष का रहा है 3 4, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 है अल्फा हाइड्रोजन, 3 है अल्फा हाइड्रोजन, तो 3, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4 हो जाएगा। सेवंथ में बताओ, सेवंथ में बताओ, नहीं, ये जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा उसी में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ये सच हो गया, ये फिफ्थ वाला सच कहलाएगा, यही सच है। ठीक है, सेवंथ का बताओ, सेवंथ का जल्दी बताओ। 3 4, यस, 3, यही अल्फा है, कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और पाई बॉन्ड तो है ही है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 4, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। आई होप सबको आ गया वो समझ में। चलो फटाफट आगे की क्वेश्चंस ले लो। 8th 9th हो जाएगा ये, 10th 11th। ठीक है, 8th 9th 10th और ये 11th हो गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, एक और ले लो, 12 नंबर। अच्छा लगा, चलो फटाफट अब लिखते जाना है, जल्दी जल्दी, कॉमा दे करके लिख देना सिर्फ। हाँ, 8 का 3, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, 9th का बताओ, 9th का। 6 और 7 आ रहा है, ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन में 3 और ये अल्फा कार्बन में 3 है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 7 बनेंगे। ठीक है, 10th वाला जेई में आया हुआ है, 10th वाला क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, 10th में बताओ। 10th का जवाब आ रहा है 6 और 7, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा, तो 3 2 5, 5 और 1 6, ये 6 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टोटल कितना बनेगा, 7, 7 बनेंगे। 11th और 9 तो सेम ही है, तो आसान है, 6 और 7 होगा, इसमें 5 और 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ में, आई होप। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब कोई लिख लिए, किसी का छूटा तो नहीं, किसी का कुछ छूटा तो नहीं। चलो ठीक, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एच इफेक्ट, मतलब हाइपर, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
तो जिस तरीके से मेसोमेरिक दो टाइप्स के होते थे, इंडक्टिव दो टाइप के होते थे, सब चीज दो टाइप्स के होते थे, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लस एच इफेक्ट होता है, प्लस एच इफेक्ट होता है, और एक माइनस एच इफेक्ट होता है। ठीक है, हर की तरह क्या होता है, दो टाइप का इफेक्ट होता है, प्लस एच इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस एच इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट, CH3। ठीक है, ये CH3 लिए हैं और इसका हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये खुद हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये खुद एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है और इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं। हम एक एच को निकाल लेंगे, हम एक एच, बाकी नहीं निकालेंगे, एक ही एच से हम लोग काम चला लेंगे, सबको निकालने से कोई फायदा है नहीं बाबू। ठीक है, तो अगर एक एच को निकाले तो ये बन जाएगा CH2 और बाहर में H प्लस आ जाएगा, बाहर में H प्लस। इस कार्बन के ऊपर माइनस, तो यहाँ पे कैसा डेवलप करना होगा, प्लस, तो यहाँ पे कैसा डेवलप करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। बस जस्ट लाइक रेजोनेंस, जस्ट लाइक रेजोनेंस करते जाओ। अब फिर क्या होगा, ये ऐसा, ये बॉन्ड घूमेगा, बना लो फटाफट। हम लोग एक ही एच को निकालेंगे, सबको निकालने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। आई होप ये सब चीज आसान लगने लगा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेजोनेंस होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और फिर लास्ट में वही बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में यही बन जाएगा। तो एक एच को निकाले, सिमिलरली दूसरा एच को निकालते तो वैसा ही होता, दूसरा एच को निकालते तो वैसा ही होता। होता कि नहीं होता, होता, सबको पता है। तो ये CH3 की वजह से, CH3 की होने की वजह से रिंग के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहां कहां इंक्रीज हुआ है, ऑर्थो में, मेटा में, पैरा में, कहां कहां इंक्रीज हुआ है। प्लस एच इफेक्ट, इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि प्लस एच इफेक्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पर, ऑर्थो और पैरा में, और ऑर्थो इज इक्वल टू पैरा, ऑर्थो के बराबर होता है पैरा, दोनों में -1 आया है। ठीक है, तो ये प्लस एच इफेक्ट का खासियत है, बस यही खासियत है और कोई बड़ा चीज नहीं है। बस जैसे हो रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन, वही चीज करा दिए, वही चीज करा दिए। ठीक है, जहां पर जैसा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था वही चीज यहाँ पे भी करा दिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्लस एच इफेक्ट होते हैं और माइनस एच इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, इन जनरल माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, इन जनरल माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट बुक्स में लिखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो वो माइनस एच इफेक्ट एक ही जगह पे ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व इन ओनली वन टाइप ऑफ केसेस, वन टाइप ऑफ केस, एक ही जगह पे ऑब्जर्व होते हैं। ये ऑब्जर्व जो है एक ही जगह पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए जाते हैं, एक ही टाइप के केस में। ठीक है, कहाँ पे किए जाते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्टेबिलाईज करता है कार्बन आयन को। ठीक है, स्टेबिलाईजेस कार्बन आयन। ठीक है, माइनस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, ठीक है, देने का नहीं। तो कार्बन आयन को ये माइनस एच इफेक्ट स्टेबलाइज कार्बन आयन एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में भी हो सकता है, कार्बन आयन एंड पाई बॉन्ड। नो रोल होगा कार्बोकटायन में और फ्री रेडिकल में, क्योंकि माइनस एक खींचेगा, खींचेगा ये तो खराब कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है, दो एग्जाम्पल दिखाएंगे। हाँ, ये माइनस एच इफेक्ट को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बुक में लिखा रहता है,
रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी, CCl3CH2-, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, तो ये CCl2 और Cl- निकलेगा, Cl- निकलेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और बाजू में माइनस है, तो बोलो बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा। इसीलिए इसी तरीके से हम लोग का दूसरा क्लोरीन निकलेगा, इसी तरीके से तीसरा क्लोरीन निकलेगा। हम लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग किस चीज पे इंटरेस्टेड है, तो हम लोग को समझना है कि क्या हुआ, एक एक करके तीनों क्लोरीन निकल सकता है, एक एक करके तीनों क्लोरीन निकल सकता है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, और सारे क्लोरीन में पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, और इस कार्बन के ऊपर में क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल माइनस है, और इस कार्बन के ऊपर में भी पार्शियल माइनस होगा, और टोटल 4 पार्शियल माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस के बराबर होगा, ठीक है। ये है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। और दूसरा एग्जांपल भी तुम देख सकते हो, इसका दूसरा एग्जांपल तुम देख सकते हो रिंग में, अल्कीन के केस में। तो इसका एक स्ट्रक्चर हम बना दे रहे, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी जानना है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो ये डबल बॉन्ड CCl2 हो जाएगा और Cl- निकल जाएगा, तो यह रिंग में कैसा आएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस डेवलप करेंगे। Cl- निकलेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस आया, तो यहाँ पे कैसा डेवलप करेंगे, माइनस, यहाँ पे कैसा डेवलप करेंगे, प्लस डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलते, एक और बना लो, एक और बना लो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, CCl2, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बहुत आसान सा, वहां पे H+ निकलता था, यहाँ पे Cl- निकलना, बस इसी केस में ऑब्जर्व किया जाता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में -H इफेक्ट यहीं पर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि -H इफेक्ट की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो कहां पर हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, -H इफेक्ट, यही चीज लिखेंगे, हाँ सही है, सबका जवाब सही आ रहा है। -H इफेक्ट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ब्रैकेट में ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से डिक्रीज कर लिया। बस यही बात समझना था आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड यही चीजें आपको समझनी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस या नो, जल्दी से लिखो तो। नो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, आप लोग लिख भी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है। बेयर्स, बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी, बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी। एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि ये बेयर्स खाली बैठा था, ये बेयर्स खाली बैठा था, और आप सबको पता है, आप सबको पता है, आप सबको पता है, खाली दिमाग डैश का घर होता है, खाली दिमाग डैश का घर होता है ना, सबको पता है। उसने क्या किया, खाली दिमाग में, खाली दिमाग में एक मीथेन को पकड़ा, एक मीथेन को पकड़ा, आपके सामने दिख रहा होगा ये मीथेन है। उस बेयर्स ने एक मीथेन को पकड़ा और देख रहा था, उस मीथेन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसे दिखाई दिया कि ये बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री आता है। बेयर्स ने
ये चीज ऑब्जर्व किया, मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट्स को 0.5 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। तो एक मीथेन को पकड़ा, बेयर्स खाली दिमाग में एक मीथेन को पकड़ा, झपट्टा मारा मीथेन के ऊपर, और करता क्या है, इस मीथेन के जो नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ये ये sp3 हाइब्रिडाइड है, इसके चारों बॉन्ड को पकड़ करके 90 डिग्री में कर दिया, एक ही प्लेन में। हाँ, क्या किया, एक ही प्लेन में कर दिया, एक ही प्लेन में कर दिया, सारे पेपर वाले प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में है, और कितने एंगल में कर दिया, 90 डिग्री में। बॉन्ड एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री में। सोचो ये मीथेन क्या सोच रहा होगा, सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं, हाँ सिर्फ सोचने का। मान लो कि तुम्हारा हाथ को पकड़ करके कोई 120 डिग्री के एंगल में घुमा दे, तो तुम क्या कहोगे उसे, क्या सोचोगे उसके बारे में, सिर्फ सोचना है, बोलने का नहीं, ठीक है। पीछे वाला कह रहा है कि सर डैश डैश बोलेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये मीथेन क्या चाहेगा, ये मीथेन चाहेगा वापिस वापिस ये 90 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट्स में आ जाए, यही चाहेगा। यानी अगर तुम्हारा हाथ को कोई 120 डिग्री एंगल पे ऐड देगा, तो तुम्हारा हाथ वापिस 120 डिग्री एंगल पे नहीं रहेगा, तुम्हारा जैसे ही वो छोड़ेगा, तुम्हारा हाथ घूम के वापिस उसी एंगल पे आ जाएगा। यानी कि तुम मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब फील करते हो, जब तुम्हारा अपना नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब अपना नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो इन्होंने यही बात कही, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, नीचे लिखना मेरे पास जगह नहीं है, मतलब और आगे पेज है, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ ए टेट्राहेड्रल कंपाउंड, tetrahedral compound, for maximum stability of a tetrahedral compound, bond angle must be closer to 109.5 degree. For maximum stability of a tetrahedral compound, bond angle कितना होना चाहिए, must be closer to 109.5 डिग्री होने चाहिए। ये कौन बता रहा है, ये बियर्स ऑब्जर्व किए, बॉन्ड को घुमा दिए, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, sp3 वाला होना चाहिए, sp3 वाला होना चाहिए, बॉन्ड एंगल sp3 वाला होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होने चाहिए, 109.5 डिग्री होने चाहिए। जल्दी से लिखो, फास्ट लिखो थोड़ा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ ए टेट्राहेड्रल कंपाउंड, बॉन्ड एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्लोजर टू 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट बोलो, या फिर 109.5 डिग्री बोलो, ठीक है। अब देखो, एक दिन बेयर्स की नजर, ये कॉन्सेप्ट देने के बाद एक दिन बेयर्स की नजर साइक्लो अल्केन्स में पड़ी, एक दिन बेयर्स की नजर साइक्लो अल्केन्स में पड़ी। इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन्स, एक दिन बेयर्स की नजर साइक्लो अल्केन्स में पड़ गई। किस किस साइक्लो अल्केन में, तो साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोहेक्सेन में। एक दिन बेयर्स की नजर ये सारे कंपाउंड में पड़ जाती है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन पर पड़ जाती है, ठीक है। और अच्छा से देखो, और अच्छा से देखो, तो ये भी जो एटम्स है, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 2 H अटैच्ड है, 2 H जो छुपा हुआ है। अगर तुम देख पा रहे होगे तो इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अगर तुम इसमें कैलकुलेट करोगे, आई होप आपको कैलकुलेशन करने आता होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंगल, बॉन्ड एंगल, n-2 n-2 into 180 degree divided by n is equal to theta, bond angle, theta is bond angle, ठीक है। पुट कर लो किसी में भी, where n is number of sides,
तो 3 साइड्स है तो 3 - 2 कितना हो गया 1, 1/3, 3 6 जा 18, 60 डिग्री आ जाएगा। किसी में पुट कर लेना आ जाएगा, घर में करते रहना। ये फॉर्मूला है बॉन्ड निकालने का। ये आएगा 108 डिग्री और ये निकालोगे तो 120 डिग्री आएगा। अब इसे देख करके साइक्लोप्रोपेन को और साइक्लोब्यूटेन को देख करके बेयर्स का दिमाग घूम गया। उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड अगर होगा तो उसका बॉन्ड एंगल मस्ट भी कितना होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए 109.5 डिग्री होना चाहिए। और सवाल यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे 120 डिग्री है। तो बहुत गजब का गेम चल रहा है, ये तो बहुत गजब का गेम दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट देखा, उसने एक कॉन्सेप्ट देखा। क्या कॉन्सेप्ट देखा कि अगर मान लो तुम्हारे दोनों हाथ रात में सोने के टाइम दोनों हाथ इस तरीके से सोने की आदत है, तुम्हें दोनों हाथ को इस तरीके से इस एंगल में रख के सोने की आदत है, ठीक है। लेट्स से दिस एंगल इज कितना ले लें, दिस एंगल इज 109 डिग्री, वही वाला ले लेते हैं 109.5 डिग्री ले लो। और मान लो कि तुम्हारे पेट के बल, पेट में फोर्स लगे नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो पेट के बल तुम्हारे सोने की दोनों हाथ इस तरीके से रख के सोने की आदत है तुम्हें, जिस तरीके से दिखलाए हैं। और ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर में एक फंक्शन था, तुम्हारे कुछ कजन्स आ गए, और बोल दिया गया कि 2 कजन्स तुम्हारे साथ में तुम्हारे बेड में सोएंगे, ठीक है। हाँ ध्यान रहे जेंडर सेम है, ऑपोजिट जेंडर वाले नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके बाजू में सोने के लिए बोल दिया गया। अब जब 2 कजन्स आ गए तो जाहिर सी बात है आपको उसे सुलाना है, तो आपको अपने हाथों को ऐसे करना पड़ेगा, दोनों हाथों को तुम्हें इस तरीके से करना पड़ेगा। यानी तुम दोनों साइड से अल्फा अल्फा एंगल का तुम स्ट्रेन सहोगे, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। अब हुआ क्या, रात में तुम सोए, रात में तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल हुआ। जब तुम नींद में आ गए तो दोनों कजन को दोनों हाथ से मार करके गिरा दिए और तुमने अपने हाथों को वापस अपने 109.5 डिग्री में लेते आए, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में लेते आए, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रेन है, जो अल्फा दिखला रहे वो स्ट्रेन है, वो एंगल कितना है, स्ट्रेन है, ठीक है। और तुम्हारा जो ये नेट एंगल हो गया, ये अब नेट एंगल तुम बोल सकते हो थीटा। नेट एंगल क्या बोल सकते हो, थीटा। तुम्हारा नेट एंगल कितना हो गया है, थीटा। तो थीटा +2 अल्फा इज इक्वल टू 109.5 डिग्री होगा, ये थीटा, ठीक है। ये थीटा हो गया तुम्हारा, थीटा प्लस जोड़ दो, थीटा +2 अल्फा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री है, ठीक है। तो अगर तुम स्ट्रेन, ये अल्फा इज स्ट्रेन है, अल्फा क्या स्ट्रेन है, तो तुम यहां से अल्फा कैलकुलेट करोगे तो 109.5 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा, बाई थीटा बाई -2। यहाँ पे तुम्हें 109.5 डिग्री था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब, अदरवाइज जो स्ट्रेन होगा इससे हम अल्फा रिप्रेजेंट कर दे तो अल्फा या डेल्टा भी बहुत लोग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्ट्रेन, ये बॉन्ड एंगल आइडियल है जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। तो आइडियल बॉन्ड एंगल माइनस तुम क्या बोल सकते हो, एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2, यही आया स्ट्रेन का फॉर्मूला। स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, मॉड लगा दिए, बताएं क्यों मॉड लगाए, स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मॉड क्यों लगाए बताएंगे, आइडियल माइनस एक्चुअल, किस में तुम सो रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रहा था, यानी कि अगर हम तुम्हें पूछे कि जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगा, यानी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तुम तो पहला दिन इस तरीके से सो गए, और आपको पता है कोई फंक्शन पार्टी होता है तो एक ही दिन में कजन चले नहीं जाते, दूसरे दिन भी रहते हैं।
अगले दिन क्या होता है कि तुम्हारे दोनों कजन्स को बोला गया जाकर के तुम्हारे साथ सो जाने के लिए। वो तुम्हारे पास में आते हैं सोने के लिए, लेकिन लास्ट दिन क्या हुआ था कि तुम उसको दोनों को नीचे गिरा दिए थे। तुम्हारे दोनों कजन्स कहते हैं कि हम नीचे ही सो जाते हैं, हम नीचे ही सो जाते हैं। तुम कहने लगे कि बहुत अच्छे कजन्स है ये तो उस कजन्स कहने लगे तुम्हें कि वैसे भी तो तुम नीचे ही हमें गिरा देते हो, तो इससे अच्छा है कि हम नीचे ही सो जाएं। तो वो कजन्स नीचे सो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कजन्स भी बहुत शातिर थे, तुम्हारे कजन्स भी बहुत शातिर थे। उसने क्या किया, उसने क्या किया, जब तुम सो गए तो तुम्हारे दोनों हाथों को ऐसे फैला दिया। यानी क्या अब तुम कंफर्टेबल फील करोगे या अभी भी अनकंफर्टेबल फील करोगे? अभी भी तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे या अब भी कंफर्टेबल फील करोगे? तो अभी भी तुम्हारा क्या होगा, अभी भी तुम अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी तब मिलेगा जब 109.5 डिग्री में, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेन कहा जाएगा। लेकिन दोनों केस में तुम अनस्टेबल होगे, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रेन कहा जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रेन और इसे इंटरनल स्ट्रेन कहा जाएगा। दोनों केस में तुम अनस्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम पेज हटा रहे हैं, पेज पलट रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेन कितना कितना आ रहा है। ठीक है, इधर रख रहे साइक्लो अल्केन्स को लिखेंगे और इधर लिखेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना का आ रहा है। चलो, फॉर्मूला मिल चुका है तुम्हें। साइक्लोप्रोपेन में कोई बता सकता है साइक्लोप्रोपेन में कितना आ रहा है, साइक्लोब्यूटेन में कितना आ रहा है स्ट्रेन, साइक्लोपेंटेन में कितना आ रहा है, और साइक्लोहेक्सेन में कितना आ रहा है। साइक्लोपेंटेन प्रोपेन में कितना आ रहा है, साइक्लोब्यूटेन में कितना आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन में कितना आ रहा है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो 109.5 माइनस 60 डिग्री, तो 110 ही मान लो उसे, 110 माइनस 60 कितना हो गया, 50 हो गया ना, 50/2, तो ये करीब करीब 24.5 डिग्री का स्ट्रेन आएगा। ठीक है, प्लस साइन के साथ ये कितना आएगा, 9.5 डिग्री का आएगा, इसमें 0.5 डिग्री का आएगा, करीब 109 ले लो, 109 लेकर कर 109 लेकर के। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में कितना आएगा, तो -5.5 का आएगा, -5.5 का आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेन, ये माइनस यही बता रहा है और प्लस बता रहा है इंटरनल स्ट्रेन है। ये बाहर की डायरेक्शन में खिंचाई है, तुम देखो इसका एंगल 120 हो गया, बढ़ गया है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेन है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेन है। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, यस या नो? जल्दी बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। यस यस, तो अब यहां पर स्ट्रेन ऑर्डर पता चल गया, स्ट्रेन ऑर्डर तुम्हें पता चल गया, तो बताओ स्टेबिलिटी क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स का स्टेबिलिटी क्या आएगा। इसका मतलब सबसे कम स्ट्रेन जो है ये 5 मेंबर्ड में लग रहा है, उसके बाद 6 मेंबर्ड में लग रहा है, उसके बाद 4 मेंबर्ड में लग रहा है, और उसके बाद 3 मेंबर्ड में लग रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। और स्ट्रेन ऑर्डर तो आपको पता है क्या आया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका मतलब हमें यहाँ के बेयर्स का एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी से क्या समझ में आया कि 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 6 मेंबर्ड रिंग, फिर 4th मेंबर्ड रिंग, फिर आता है 3 मेंबर्ड रिंग। ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसके नीचे आप 8 लाइन का गैप रखेंगे, इसके नीचे आप 8 लाइन का गैप रखेंगे। हो गया यहां तक? इसके नीचे आप 8 लाइन का गैप रखेंगे। ठीक है, हम भी रख दिए, अपने पेज को हम हटा दिए, इसे हम बाद में यूज करेंगे।
बस थोड़ी देर के बाद ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहीं पर इसको जब पढ़ लेंगे हम लोग तब वो वाला स्पेस को भर लेंगे उसको। चलो, अगला टॉपिक है हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या समझ में आता है? कंबशन का मतलब क्या समझ में आता है? कंबशन का मतलब क्या समझ में आता है? जलना जलाना, हाँ एग्जैक्टली, जलना जलाना, बर्निंग, ठीक है। हाँ, जलने जलाने का बात कराया जाता है, किसी को जलाना, है ना, जलना, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो अच्छा, जब कंबशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है या लगता है हम लोग को? एनर्जी रिलीज होता है या फिर रिक्वायर्ड होता है? रिलीज होता है, ओवरऑल नेट रिलीज होता है, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। तो अब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड है, जाहिर सी बात है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बात करेंगे। कैसा कंपाउंड होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। इससे हमें जलाना है, इससे हमें जलाना है, ठीक है। अच्छा, ये पेपर भी तो ऑर्गेनिक है, ये भी तो कार्बन से बना हुआ है। तो ये कार्बन से बना हुआ, तो क्या ये पेपर अपने आप जल जा रहा है या हमें स्टार्टिंग में थोड़ा जलाना पड़ेगा? बोलो तो, इग्नाइट करना पड़ेगा। इग्नाइट करना पड़ता है किसी चीज को जलाने के लिए, इग्नाइट करना, स्टार्टिंग में हमें कुछ एनर्जी लगेगा, स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी लगेगा, यानी ऊपर, यानी दे रहे, एक्स एनर्जी क्या रहे हैं, दे रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ हमें इग्नाइट करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, फिर जाकर के वाई अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है। फिर जब वो जल जाता है तो फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे कुछ CO2 ये सब बनता है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे ही हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। तो नेट कितना एनर्जी रिलीज हुआ? y माइनस एक्स, मॉड में लिख दिया, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा ये। तो फायदा कितना का हुआ? y माइनस एक्स का, ये एनर्जी रिलीज हुआ है, ये एनर्जी रिलीज हुआ। नेट फायदा क्या का हुआ? एनर्जी का फायदा होता है, y ज्यादा होता है x से, ठीक है। मैग्नीट्यूड में y ज्यादा होता है। तो अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे कि हीट ऑफ कंबशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो एक लाइन लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन, हमेशा पर मोल में डिफाइंड होता है, व्हेन वन मोल of a compound, when 1 mole of a compound is burnt in excess of oxygen, in excess of oxygen, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो एनर्जी जो रिलीज होगा, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगा, जब 1 मोल को जलाएंगे, 1 मोल से ही डिफाइन किया है, तो 2 मोल तो उसका दुगना हो जाएगा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, तो इसीलिए हीट ऑफ कंबशन क्या चीज होगा? 1 मोल पर बात करेंगे हम लोग, O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बात करेंगे। अब देखो, अच्छा हमें बताओ, ये हीट कब रिलीज ज्यादा होगा? जब मेरा कंटेंट ज्यादा होगा, ये मटेरियल ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा रिलीज होगा, यस या नो? अगर ज्यादा सारा पेपर जलाएंगे, ज्यादा सारा पेट्रोल जलाएंगे, तो ज्यादा रिलीज होगा ना? यस। इसका मतलब यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा उसमें उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितना ज्यादा कार्बन एटम्स होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अब एक फैक्टर और है जो कि पता है आपको, एक फैक्टर और है जो पिछला केस में भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में भी आया था, यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, तब फिर वो वाला सेकेंड वाला फैक्टर लिखेंगे। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे, ठीक है।
हाँ, इसे बताओ हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर किसका, वो जल्दी जल्दी बताना, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी, 1 2 3 में बताना। आ, 2 3 1 2 3 1 सबका सही आ रहा है, जाहिर सी बात है। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, और इसमें कितना है, 5 कार्बन है। तो अगर नंबरिंग कर दे 1 2 3 या ए बी सी कर दो, तो सबसे ज्यादा बी का होगा, फिर सी का, फिर ए का, बी सी ए, 2 3 1 सही है सबका, 2 3 1। सेकंड का बताओ, सेकंड का बताओ। हाँ, सेकंड का 2 का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ का क्लियरली दिख रहा है, 2 का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2 का 1 से ज्यादा हो जाएगा। थर्ड का बताओ, थर्ड का, थर्ड का आ गया इक्वल, एग्जैक्टली, अब गड़बड़ होना शुरू हो गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या है, सेम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दोनों में क्या है, सेम। चलो, चलो यहां बनाते हैं कंपाउंड में, सोचते हैं थोड़ा सा। यहां पे जो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा टोटल, यहां पर कितना CO2 रिलीज होगा, 5 CO2 रिलीज होगा। इस केस में भी कितना रिलीज होगा, 5 CO2 रिलीज होगा, कहीं कार्बन का नंबर सेम है, कार्बन का नंबर सेम है, यानी प्रोडक्ट दोनों केस में सेम बनेंगे। प्रोडक्ट दोनों में जितना H2O उसमें निकलेगा, उतना ही H2O उसमें भी निकलेगा। यानी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर इसका नाम ए रखे, कैपिटल ए दे देते, इसका नाम कैपिटल बी दे दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट एनर्जी तो रिलीज होगा, तो प्रोडक्ट तो दोनों का सेम बनेगा, प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा। तुम अच्छा से देखो, कहे कि CO2 और H2O सेम रिलीज होगा, लेकिन अगर स्टेबिलिटी का बात करो, स्टेबिलिटी का बात करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का बात करो, तो बी ज्यादा स्टेबल है ए से। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो बी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम, बी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम, ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। अब देखो तो किसमें ज्यादा रिलीज होगा, अब देखो तो किसमें ज्यादा रिलीज होगा, ए वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है, ए वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है, या बी वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है, ए वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है या बी वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है। तुम लोग अच्छा से पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम 3 के नीचे बना लेना, 3 के नीचे बना लेना, ए वाले में ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा आ गया, ए का ज्यादा आ गया, यानी कि ए ए ज्यादा कम स्टेबल था, उसका हीट ऑफ कंबशन क्या आ गया, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। याद रखना आज के बाद से, वहां पे भी सेकंड फैक्टर यही आया था, यहाँ पर भी सेकंड फैक्टर यही आया, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्ट नंबर, पहला फैक्टर है जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा, मटेरियल होगा, उतना ज्यादा होगा, और सेकंड फैक्टर है अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो जाएगा तो फिर क्या चेक करिएगा, स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तब उसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा, क्योंकि उसे हमें जलाने में, उससे हमें जलाने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, मोर स्टेबल वाले में। यानी अगर बी से जाके पूछेंगे क्या चाहते हो, और ए से पूछेंगे क्या चाहते हो, तो ए बोलेगा सर हम जलना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये आसानी से जल जाएगा, इसमें वाई सेम रिलीज होगा। ये जो वाई का वैल्यू दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है, वाई सेम निकलेगा, लेकिन एक्स इग्नाइट करने में हमें ज्यादा लग जाएगा सेकंड वाले में, बी वाले में, क्योंकि वो जलना नहीं चाहता है, वो जलना नहीं चाहता है, ठीक है।
वो जलना नहीं चाहता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक, तो ध्यान रखना ये सारी चीजों को, अच्छा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मजा आएगा बनाने के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, बताओ फोर्थ का बताओ। फिफ्थ हम बताएंगे, फिफ्थ हम बताएंगे, ठीक है, फिफ्थ वाला हम बताएंगे। फिफ्थ हम बताएंगे। अद्वितीय गलत है, आयुष रॉन्ग है। सेवंथ भी हम बताएंगे, ठीक है, सेवंथ भी हम बताएंगे। हर्ष रॉन्ग है बाबू। क्या फैक्टर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों नहीं करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पहला फैक्टर वही है, सीक्वेंस में लगाना है। वो कब लगाएंगे, वो कब लगाएंगे हम लोग? जब सारा रूल फेल हो जाएगा। स्टेबिलिटी कैसे आप लोग देख ले रहे हैं? पहला फैक्टर सीक्वेंस में, सीक्वेंस में लगाओ तो हीट ऑफ कंबशन लिखो, बाजू में हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखो। सिक्स का बताओ, सिक्स का, सिक्स का बताओ। हाँ सही है, सही है। सुनो, अब हो गया, मजाक हो गया बहुत। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पर वापिस। फिफ्थ और सेवंथ हम बताएंगे। अब क्या हुआ, ये जो हीट ऑफ कंबशन जो निकालना था, ये डेटा दो साइंटिस्ट को काम करने के लिए मिला था। ठीक है, दोनों रजिस्टर लेके गए और दोनों ये डेटा निकाले कि हीट ऑफ कंबशन कितना आता है। तो फोर्थ नंबर में निकाले तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन 6 मेंबर्ड रिंग में आया, फिर 5 मेंबर्ड में आया, फिर 4 मेंबर्ड में आया, फिर 3 मेंबर्ड में आया, जो आना भी चाहिए था और आया भी, यही आया। तो दोनों साइंटिस्ट में से एक ने कहा कि अगर इस चारों कंपाउंड का स्टेबिलिटी कंपेयर करें, तो दूसरे ने कहा कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहता तब तो स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अभी का पॉइंट तो वही कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन के डेटा के बेसिस पर अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो तभी कंपेयर कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, जो कि नहीं है। तो पहले वाले ने कहा ऐसा करते हैं, हमें इसका वैल्यू तो मालूम हो गया ना, इसका एक्स आया, इसका वाई आया, इसका जेड आया, इसका डब्ल्यू आया, तो टोटल CH2 कितना है? अगर टोटल CH2 देख ले तो 3 CH2 इसमें है, इसमें कितना CH2 है? तो 4 से देख लिया गया, 4 4 से डिवाइड दे दो, तो यानी कि पर CH2 अगर निकालेंगे तो ये W/4 आएगा, ये W/3 आएगा, ये कितना आएगा? Z/4 आएगा, ये Y/5 आएगा, ये X/6 आएगा, ये X/6 आएगा पर CH2। एक CH2 और कितना होगा तो निकाल सकते हैं। 6 कार्बन का पता चल गया तो एक कार्बन का निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो जब ये वैल्यूज निकाला गया, पर CH2 निकाला गया, जब पर CH2 निकाला गया तो ऑर्डर हो गया ये, पर CH2 में ऑर्डर रिवर्स हो गया, पर CH2 में इस केस में ऑर्डर रिवर्स हो गया। यानी कि अगर स्टेबिलिटी देखा जाए, अगर कार्बन का नंबर सेम कर दिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो इसमें स्टेबिलिटी अगर देखा गया तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हम लोग लिखे नहीं, हमें एग्जैक्टली याद नहीं एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, इसका भी डेटा है, बुक्स में मिल जाएगा आपको। तो जब देखा गया तो सबसे कम, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसमें रिलीज हुआ, इसका मतलब 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल है। फिर सोचा गया क्या सेवंथ वाले में भी वैसा ही केस होगा?
नहीं, सेवंथ वाले में अभी भी 7 मेंबर का ज्यादा आ रहा है। यानी एक ही जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम किया, एक ही जगह पे ये रूल फेल हुआ। आना तो चाहिए था पर कार्बन भी किसका, 6 मेंबर का, लेकिन जब पर कार्बन निकाला गया तो जीत गया ये, जीत गया ये। ठीक है, पर कार्बन एग्जाम में कभी पूछ लेगा तो बाकी यही में एक दिक्कत है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, यही वाला को याद रखना है आपको। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 6 मेंबर वाला सबसे ज्यादा होगा। चलो तो इसको हम लोग लिखते हैं, जो पेज छोड़े थे 8 लाइन का गैप, वो वापिस 8 लाइन के गैप में आ जाओ, वो वापिस 8 लाइन के गैप में आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो अल्केन्स, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट, but experimental order of heat of combustion per CH2 suggest that stability order, स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल था, बेयर्स ने थ्योरी में बताया और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुआ। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड और फिर 3 मेंबर्ड, ये आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ सजेस्ट क्या किया हम लोग को, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, क्योंकि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम कर लिए। लेकिन सवाल ये तो आ गया, ये एक्सपेरिमेंट आ गया, एक्सपेरिमेंट से पता चला, लेकिन हम कैसे समझ पाएंगे, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द फैक्ट, considering the fact that cycloalkanes except cyclopropane, except cyclopropane, cyclopropane are non-planar, are non-planar। यानी साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके, साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके सारे के सारे नॉन प्लेनर हुआ करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, आर नॉन प्लेनर होते हैं। ये हम जो बनाते हैं ऑन पेपर, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये रियल मायने में ऐसा नहीं होता है। सोचो अगर हम ये साइक्लोप्रोपेन बनाए तो साइक्लोप्रोपेन ये है, अच्छा से देखो साइक्लोप्रोपेन, अगर एक कार्बन को हम ऊपर कर दिए, तो एक कार्बन को ऊपर कर दिए तब भी ये एक प्लेन में आ जा रहा है। देख लो अभी भी एक प्लेन में है, कौन सा प्लेन, अभी भी ये एक प्लेन में आ रहा है, ये वाला प्लेन देखो अच्छा से, ये वाला प्लेन में आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी पेपर में रख दिए तो पेपर वाले प्लेन में आ जा रहा है। यानी साइक्लोप्रोपेन हमेशा क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। लेकिन अगर साइक्लोब्यूटेन तुम देखोगे, अगर तुम साइक्लोब्यूटेन, ये तो भी प्लेनर बना दिए, लेकिन एक कार्बन अगर उठा दिए तो ये को नॉन प्लेनर हो गया। देखो एक नीचे में प्लेन में है और एक ऊपर में है, देखो अच्छा से देखो, 3-3 का दिखाई दिया, दिखाई दिया, यस या नो, देखो 4 कार्बन अभी भी है, ये नॉन प्लेनर हो गए, दो दो ये वाला दो नॉन प्लेनर हो गए। इसीलिए ये क्या होता है कि साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके एग्जिस्ट करते हैं साइक्लोअल्केन्स नॉन प्लेनर में। और हम आपको बताएंगे आइसोमरिज्म में आगे चल करके कि साइक्लोहेक्सेन का बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बोट फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म होता है, ये क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे हम आपको। और अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे तो इसमें 109.5 डिग्री होता है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। यानी कि जो हम लिख रहे थे 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, उसकी वजह से एंगल स्ट्रेन इतना रहा था। लेकिन सच तो ये है कि साइक्लोअल्केन्स में साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड एंगल एकदम एग्जैक्ट होता है, दैट्स वाई इसका जो स्ट्रेन होता है 0 होता है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन 0 होता है।
स्ट्रेन जो आता है जीरो आ जाता है, और दैट्स व्हाई ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो हम ऑन पेपर नहीं देख पा रहे थे, बट रियल में फैक्ट में देख पाते हैं। ये बोर्ड फॉर्म है, ये बोर्ड के जैसा तुम्हें लग रहा हो, 3D में सोचो, ये चेयर फॉर्म है। वैसे ये सब बहुत देखेंगे हम लोग आइसोमरिज्म चैप्टर में। तो क्या ये बातें समझ में आ पाई कि साइक्लोअल्केन्स जो होते हैं वो नॉन प्लेनर, यहाँ तक पूरा अच्छा से क्लियर हो गया? हीट ऑफ कंबशन, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स, ये सारे क्लियर हो गए। तो आज के बाद से स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना, 6 मेंबर्ड का, फिर 5 मेंबर्ड का, फिर 4 मेंबर्ड का, फिर 3 मेंबर्ड रिंग का होता है। याद रहेगा? यस या नो? यहां तक कोई डाउट? सबको क्लियर है तो लिखो क्लियर। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोग हम सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या आएगा टेस्ट में। तो बाबू जितना पढ़ाई हुआ हम कंफर्म कर लिए, जितना पढ़ाई हुआ उतना ही आएगा, ठीक है। और जो रेड बैच के उसके आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, तो 1-2 दिन के बाद उसका क्लासेस शेड्यूल करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। हाँ अभी कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो रेड बैच वाले हैं उन लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया जाएगा, तब टेस्ट होगा। दूसरी चीज, आप ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ते रहे, ऑर्गेनिक को अच्छे, खत्म नहीं हुआ क्लास, हाँ ठीक है। कल हम लोग क्लासेस करेंगे, कल हम लोग क्लासेस 3 बजे से शुरू करेंगे। कल का क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस है 3 बजे से, 3 से हम लोग कम से कम 5:30 बजे तक, 3 बजे से कम 5:30 बजे तक, नहीं तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। कल का टाइमिंग पता चल गया सबको? कल एक्स्ट्रा क्लासेस है 3 बजे से, 3-7 नहीं, 3 से 7 नहीं बाबू, उतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। 3 बजे से कम 5:30 बजे तक, ठीक है। कल कल का क्लासेस है, एक्स्ट्रा क्लासेस। सीडीपीएस अभी डिस्कस नहीं करेंगे बाबू, हर्ष अभी इतना जल्दी अटमकाओ मत, क्योंकि उसमें बहुत, मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, सीडीपीएस का सीक्वेंस अलग है। तुम्हें दिखता होगा उसमें एस्थेटिक स्ट्रेंथ भी आ गया है बीच बीच में। कुछ दिन और रुक जाओ, 2-3 दिन और प्लीज रुक जाओ, 2-3 दिन और रुक जाओ, ठीक है। 2-3 दिन और रुक जाओ, फिर बनेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का हीट ऑफ कंबशन भी कम, नोमेनक्लेचर का वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, सर तो ऐसा ही हमें बोले, ठीक है। चलो, हीट ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हम लोग देखेंगे एक नया रूल, ब्रेड्स रूल। अब फिर अगला कॉन्सेप्ट ब्रेड्स रूल, अब अगला थ्योरी आ गया ब्रेड्स रूल। आप ब्रेड नहीं बोल रहे हैं, ब्रेड्स, ब्रेड्स रूल। चलो ब्रेड्स रूल समझते हैं। हाँ ब्रेड्स, पीछे वाला कहता ब्रेड, अरे नहीं, ब्रेड्स। चलो अब हम देखते हैं, हमें बताना, हमें का CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट। बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री, वेरी गुड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसका कोई पूछेगा शेप क्या होगा, तो इसका शेप होगा ट्रिगोनल प्लेनर। इसका शेप क्या होगा? ट्रिगोनल प्लेनर। कोई पूछेगा कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। इसके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, इसके बीच का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे रखा हुआ है, यानी तुम ऐसा समझो, ये पेपर में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये पेपर में ऐसे रखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा करके ऐसे कर दिए। टेट्राहेड्रल वाला शेप याद है, हम टेट्राहेड्रल वाले शेप में लाने लगे, यानी झुका दिए, सारे बॉन्ड को झुका दिए, ऐसा कर दे रहे हैं। ये वाला बॉन्ड को ऐसे नीचे कर दिए ब्लैक से, ये जो डॉटेड था अंदर वाला इसे भी नीचे कर दिए, और इसे भी नीचे कर दिए, यानी ये टेट्राहेड्रल वाले फॉर्म में लेते आने लगे। तो यहाँ पे देखो एंगल स्ट्रेन लग रहा है, तुम ऐसे कर दोगे, तुम ऐसे कर दोगे, तो अब ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 109.5 डिग्री। बोलो ये क्या सोच रहा होगा, जल्दी से बोलो, चैट में लिखो क्या सोच रहा होगा। हाँ, ये डैश डैश सोच रहा होगा, है ना?
ये डैश डैश सोच रहा होगा, इसको हम टेढ़ा कर दिए, इसको बॉन्ड को पकड़ करके हम टेढ़ा कर दिए, तो ये कैसा सोचेगा आपको पता है कि ये डैश डैश सोच रहा होगा। यानी कि इसमें एंगल स्ट्रेन आ गया है, इसमें एंगल स्ट्रेन आ गया है, और हमने क्या कर रखा है, इससे ऐसे ही कर रखा है, यानी कि इससे इससे ऐसे कर रखा है, इसे ऐसे कर रखा है। ठीक है, ये कार्बोकटायन है, इसमें खूब सारा एंगल स्ट्रेन लग रहा है, हम नीचे कर दिए, बॉन्ड को घुमा दिए हैं, और क्या किए, और क्या किए, और नीचे से एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड लेते आए, नीचे से एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड लेते आए। टेट्राहेड्रल का शेप तो पता है ना आपको, ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल का शेप तो पता है, ऐसा होगा। नीचे से पलट के रख दिए, नीचे से पलट के रख दिए, टेट्राहेड्रल है, नीचे वाला ये ऊपर वाला sp2 है, नीचे वाला sp3 है, 4 बॉन्ड वाले हैं, तो इसमें तो एंगल स्ट्रेन नहीं लगेगा, इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं लगेगा। और हम क्या किए, इस दोनों को मिला करके जोड़ दिए, इस दोनों को मिला करके जोड़ दिए इस तरीके से। तो मेरे भाई ये कंपाउंड तो बन गया है, ये कंपाउंड तो बन गया है, ये कंपाउंड तो बन गया है, लेकिन मेरे भाई ये कंपाउंड नारियल है, ये कंपाउंड नारियल है, ये जो तुम्हारे सामने कंपाउंड बनाए हैं ये नारियल है, ये नारियल है, ये रियल नहीं है। जो रियल नहीं है ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, जो उसे नारियल कहते हैं मेरे भाई, ये ना रियल है, ये ना रियल है। ठीक है, जो रियल नहीं है, जो हाइपोथेटिकल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। पता चला ब्रेड्स क्या बताए हम लोग को, ब्रेड नहीं थे ये नारियल है मेरे भाई, ये नारियल है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, यस या नो, यस या नो। यस यस यस। बाकी लोग कहाँ है, बाकी लोग सो गए क्या? हाँ, सबको आ गया लग रहा है समझ में, 2 ही लोग को लेकिन यस लिखा है, मतलब बाकी लोग को नहीं आया। हर्षिता, हर्ष, हर्ष हर्ष को आया समझ में, यस, हाँ ठीक है आ गया। सूरज को आ गया, ठीक है। फील नहीं आया, फील क्या नहीं आया बाबू? तुम्हें 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 यहाँ पे हम sp2 हाइब्रिडाइज वाला दिया था, इसको मोड़ दिए, इसका बॉन्ड को मोड़ दिए, जिससे बॉन्ड एंगल घट गया बाबू, देखो बॉन्ड एंगल कम हो गया है। पहले 120 था, पहले देखो ग्रीन वाला इतना दूर था, अब देखो दोनों साइड से एंगल स्ट्रेन लग रहा है, तो बोलो ये एंगल स्ट्रेन की वजह से एक्सिस्ट नहीं कर, यहाँ पे तो ऑन पेपर कम दिखला पाए हैं। जब नीचे से जोड़ दिया गया तो पकड़ना तो पड़ेगा, बॉन्ड बनाएंगे, जोड़ेंगे कंपाउंड को, तो ये तो पकड़ना तो पड़ेगा ही, पकड़ना तो पड़ेगा ही बाबू। और जब पकड़ेंगे तो वो पक्का sp3 वाला शेप में लेगा, और sp3 में लेगा तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, नारियल है। ठीक है, लेकिन सोचो अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते चले गए, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ा रहे हैं, जो बीच में 2 कार्बन था ये और ये, इसके बीच में हम 3 कार्बन कर दिए, यहाँ पे भी 3 कर दिए, बीच में भी बढ़ा दिए, तो बोलो ये शेप ऐसे लेगा, और ये बॉन्ड जो है ये ब्लैक वाला, ये वापिस ऐसा होना शुरू होगा कि नहीं होगा, ऊपर जाना शुरू होगा कि नहीं होगा, यस या नो? हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ा रहे हैं तो ये ऐसे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यस जाएगा। और बोलो ये वापिस से एंगल स्ट्रेन को कम करेगा, वापिस से एंगल स्ट्रेन को कम करेगा, वापिस से एंगल स्ट्रेन को कम करेगा। इसका मतलब अच्छा एक चीज और बता देते हैं आपको यहीं पे, इसको ना, तो इस कार्बन देखो, इससे हमें यहां जाना है, इस पॉइंट से हमें यहां जाना है, तो मेरे पास जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तो इससे हम लोग ब्रिज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज। और ये दोनों को ब्रिज हेड कहते हैं, ये दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। जो आपको एक ही पॉइंट में 3 डॉटेड दिख रहा है उसे ब्रिज हेड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेड्स हम लोग को यही चीज समझाए कि प्लेनैरिटी, sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, प्लेनैरिटी प्लेनैरिटी कांट बी अचीव्ड, लिखो इसे, कांट बी अचीव्ड
at bridgehead carbon at bridgehead center at bridgehead center if या इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक मतलब जिसमें दो रिंग्स हो, दो रिंग्स है ना इसमें, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, या बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, प्लेनरिटी कांट बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड सेंटर इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स if it contains if it contains 8 or less than 8 atoms, if it contains 8 or 8 less than 8 atoms within the ring, within the ring के अंदर में, ठीक है, क्योंकि 8 से जब ज्यादा हो जाता है तो प्लेनरिटी आने लगता है, एंगल स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है, जब 8 से ज्यादा हो जाता है तो एंगल स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, जब 8 से ज्यादा आने लगता है ना तो एंगल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, तो फिर वो स्टेबल होने लगता है, वो एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। अब तुम्हें हम कुछ कंपाउंड्स देंगे बाबू, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स देंगे और तुम्हें उस कंपाउंड्स के बारे में बताना है कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फटाफट क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जो एग्जिस्ट करेगा उसे टिक लगा देना, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो क्रॉस लगा देना, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया आपको, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर, अच्छा ये बताओ, ये sp2 है तब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये sp2 लिखे हैं, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि sp3 है, अगर sp3 होगा तो एग्जिस्ट करेगा, यस या नो, जल्दी से बताओ तो, अगर sp3 होगा तो एग्जिस्ट करेगा, यस या नो। हाँ, sp3 का तो सर शेप ही यही होता है, sp3 का तो शेप ही यही होता है, तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, तो sp2 होगा तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज sp3 होगा तो एग्जिस्ट करा देना, एग्जिस्ट करा देना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो फटाफट तुम्हें तुम्हारे मुंह पे कुछ सवाल फेंकेंगे, फटाफट, ठीक है। ए, चलो फटाफट बताते हैं ना कि कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, बस एग्जिस्ट कौन कौन करेगा उसका बताना, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, जब हम पूछेंगे तब, कौन कौन एग्जिस्ट करेगा। रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा बताना है आपको, ठीक है, 8-10 सवाल देंगे तुम्हें, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा बताना है, हमें ब्रिज हेड से मतलब है, ब्रिज हेड के बाहर कुछ भी हो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सी डी ई है, ये एफ है, ठीक है, हमें ब्रिज हेड के बाहर से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी कंपाउंड बनाना, जल्दी जल्दी बनाना, ठीक है, 10 हो गया है, एक दो और देंगे। आई जे के हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, आई होप आप टाइप करना आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे NH है, NH, ठीक है, यहाँ पे NH है, थोड़ा सा सही कर लेना, मेरा गंदा हो गया है, NH है वो, ठीक है, वो NH है, बताओ जल्दी से, L तक में बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन एग्जिस्ट करेगा।
हर्ष बोल रहा है कि बी एग्जिस्ट करेगा, डी एग्जिस्ट करेगा, ई भी करेगा, एफ भी करेगा, एच भी करेगा, आई भी करेगा। ठीक है, बाकी बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्या? हर्ष, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट बनाओ थोड़ा। बाकी लोग बताओ कौन कौन एग्जिस्ट करेगा। जल्दी जल्दी लिखो, आज स्लो हो गए हैं तुम लोग, आज तुम लोग स्लो हैं। सूरज बोल रहा है बी डी एफ, बी डी एफ एच जे, जे और के भी करेगा, जे के भी करेगा। हाँ सही है, हर्ष का सही आ रहा है सब जवाब, अभी तक हर्ष जितना जवाब दिया सब सही है। सूरज का बीच में कुछ एरर है, मतलब सही है जो लिखा है वो सही है सूरज का, और उसके अलावा भी और भी थे उसमें। सर नीचे रुको रुको, थोड़ा एल तक बताओ अभी। ठीक है, ये एन एच है ये वाला, ये एन एच है, ठीक है, एन है, एन। थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रहा था। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? आयुष बोल रहा है बी डी ई एफ एच आई जे, आयुष का अभी तक तो सही है सारा, और बाकी? आई और के भी, सूरज बोल रहा है आई और के भी करेगा। हाँ आई और के भी करेगा, ठीक है। बाकी लोग कहाँ है? अद्विति, अमन? आयुष बोल रहा है के और के, एल भी, ओहो, शक है एल में, अच्छा से सोचो। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, ये एच बॉन्ड नहीं है, ये एच बॉन्ड नहीं है, ठीक है, आप सही करो। थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, अब सही है। ठीक है, अब बनाओ। यहाँ पर एन के साथ में भी एच का बॉन्ड नहीं है, अगर लिखे हो तो प्लस लगा देना, अगर लिख दिए हो अगर एच तो प्लस लगा देना, और नहीं लिखे हो तो काट देना। ठीक है, अगर लिख दिए हो तो प्लस लगा देना, ठीक है। बाकी अद्विति कहाँ है? सानिया सो गए क्या? नहीं समझ आ रहा है, चलो, ये तो पहले ही बता दिए थे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो यही क्वेश्चन ही था। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी गिन लेना हमेशा, आइटम्स भी। ये देखो हमें ब्रिज हेड में चेक करना होता है, ब्रिज हेड sp3 है, sp3, बाकी में क्या फर्क पड़ता है, ये तो sp2 ले सकता है ना, इसका नॉन प्लेनरिटी sp2 में तो एकदम ही देखो ये आ जाएगा, sp2 आराम से ले सकता था, यहाँ पे एक तो बॉन्ड बनेगा अपना sp2 का, ये लोन पेयर होगा, तो ये आराम से ले सकता था। तो हमें ब्रिज हेड में देखना होता है, ब्रिज हेड में ही ना एंगल स्ट्रेन आ रहा है, तो sp2 होगा तभी दिक्कत आ सकता है, वो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम 8 या 8 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, क्या फर्क पड़ता है, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है, ये वाला sp2 है, ब्रिज हेड में sp2 नहीं हो सकता। ब्रिज हेड में sp2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी 8 से कम है, 7 है, टोटल 7 है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी करेगा अद्वितीय, बताओ तो यस या नो। हाँ, ये sp2 है, बट ये ब्रिज में नहीं है, ब्रिज में नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये कार्बन आयन है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो sp3 है। ये कार्बन आयन sp3 है, ब्रिज में अगर sp3 होगा तो हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे तो कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा तो होगा। ठीक है, जी, जी में देखो यहाँ पर sp2 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एच, एच बताओ, एच एग्जिस्ट करेगा यस या नो। हाँ, एच एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ब्रिज में तो sp3 है, ब्रिज में तो sp3 है, एग्जिस्ट करेगा। आई, आई भी करेगा, क्योंकि ये sp3 है, आई भी sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, करेगा। ठीक है, करेगा ये। जे, जे करेगा, अरे जे में कुछ भी हो करेगा, जे तो करेगा ही, खुलने में करेगा। के बताओ, के करेगा यस या नो। नहीं करेगा, ब्रिज में चेक करो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है, अगर एच दे देते प्लस तब भी sp3, ये लोन पेयर है, sp3 है ब्रिज में, ब्रिज में sp3 है, ब्रिज से हमको मतलब है ये एग्जिस्ट करेगा, खुले में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। एल बताओ, एल, एल बताओ। नो, नो जवाब आया बहुत लोग का, नो। ये sp2 है, ये बोरॉन का sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। हम BH माइनस दे देते तब कर जाता, ये अभी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा एग्जिस्ट, ये नहीं करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एम बताओ, एम, एम बताओ, एम और एन बताओ। एम डैश लिख करके लिखो, फिर एन डैश लिखो। दोनों करेगा, यस। बाकी जो अद्वितीय बताओ। हाँ सही जवाब, शुभम, मजा आ गया देख करके। है, हर्ष बोला है, और बाकी लोग कहाँ चले गए? हाँ, यस या नो कुछ तो लग रहा होगा, यू आर डिस्कनेक्टेड। हम ही ओपन बाहर कर दिया। सूरज बोल रहा कि नहीं करेगा। चलो हम जवाब दे देते, बहुत टाइम हो गया। ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी करेगा। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनो। हाँ, 8 में चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, 8 से ज्यादा हो, 10-10 का है, 10-10 का है, तो इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमें इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ब्रेड्स रूल समझ आया, बेयर्स का एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी समझ आया, सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं, ये सब चीज को फील करो, फील द फीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नहीं अभी कहां से आयुष इतना जल्दी तुम जीओसी बोलता है खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो हम लोग कितना परसेंट किए हैं, बोल सकते हो 60% कर लिया है। नहीं बाबू, सूरज इससे ज्यादा कर लिया है। ठीक है, 60% कर लिया है। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है। आई होप कल और परसों 2 क्लासेस लेंगे और 2.5 घंटे का 2 क्लासेस ले लेंगे कल और परसों, तो बहुत सारा मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।